स्टार्ट चलिए। एक से एक लॉजिक सब लाता है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। फंडामेंटल, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। देखो भैया, आज इस 12th क्लास का सबसे फर्स्ट चैप्टर हम आज डील करने वाले हैं। यानी जो पिछले 11th क्लास में आप अभी तक जिस बिजनेस के बारे में आप पढ़ रहे थे वो बिजनेस था सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या था? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में आप इससे पहले पढ़ रहे थे। उस सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी, कुछ मजबूरियां थी, जिसके कारण उसको समाप्त करके नए बिजनेस की तरफ हम लोगों ने गया। नए बिजनेस को हम लोगों ने लाया मार्केट में, एडवेंट किया, जिसका नाम हम लोगों ने रखा पार्टनरशिप। क्या नाम रखे भैया? पार्टनरशिप। ठीक है। तो अब देखना यह है कि जो पिछले वर्षों में या पहले के समयों में जो बिजनेस वर्क करती थी वो बिजनेस क्या कहा जाता था? सोल ट्रेडिंग कंसर्न कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोल ट्रेडिंग कंसर्न कही जाती थी। सोल ट्रेडिंग कंसर्न कही जाती थी। उस बिजनेस में होता क्या था? उस बिजनेस में सिंगल ओनर होते थे, जिनका लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता था, जिनका राइट अकेले का होता था। सोल प्रोप्राइटर होते थे, सारा एसेट्स पर राइट उनका, सारा लाइबिलिटीज पर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा कैपिटल एक बंदे का, सारा प्रॉफिट एक बंदे का, सारा डिसीजन एक बंदे का, सारा रिस्क एक बंदे का। यानी जो भी कुछ बिजनेस में करना हो वो अकेले का करना होता था, उसमें किसी बंदे का कोई सहयोग नहीं होता था। आप जो भी करेंगे आप स्वयं का करेंगे, अकेले का करेंगे। जो भी फायदा होगा आपका होगा, जो भी नुकसान होगी आपकी होगी, जो भी कैपिटल लगाएंगे खुद के लिए लगाएंगे। समझ गए बात को? तो इस सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कुछ कमियां आने लगी, जिस कमियों को देख करके ही नए बिजनेस की तरफ हम लोग गए थे, जिसका नाम हम लोगों ने रखा था पार्टनरशिप। तो कमियां क्या थी सर? कमियां क्या थी सर? कमियां ये था कि यहां पर लाइबिलिटी क्या थी? अनलिमिटेड थी। लाइबिलिटी क्या था? अनलिमिटेड थी, जिसके कारण ये लोग करने से डरते थे, है ना। दूसरा, हैवी रिस्क होता था। एक बंदे का रिस्क होता था ना जी, तो जाहिर सी बात है कि जहां बंटने की संभावना हो तो लोग बांट लेते थे अपना अपना रिस्क एक दूसरे पर्सन के बीच में। लेकिन सोचो जरा, जहां एक ही पर्सन है तो क्या उस रिस्क को बांटा जा सकता था? नहीं। तो एक ही बंदे पे सारा रिस्क आ जाता था। और क्या आता था? और क्या मजबूरियां थी? मैनेजमेंट खुद का करना होता था, लिमिटेड मैनेजमेंट होती थी, लिमिटेड मैनेजमेंट होता था। आप जो भी करेंगे खुद करेंगे, दूसरा कोई बंदा आपको सहयोग करने वाला नहीं आएगा, है ना। प्रॉफिट जो होती थी वो एक फिक्स्ड प्रॉफिट होता था। क्या होती थी भैया? फिक्स्ड प्रॉफिट होता था। जो भी प्रॉफिट होता था वो अलग बात है कि प्रॉफिट बांटा नहीं जाता था, एक ही बंदे का होता था। लेकिन चूंकि बिजनेस का स्केल छोटा है तो प्रॉफिट भी क्या होगा? छोटा ही होगा, लिमिटेड ही होगा। लिमिटेड प्रॉफिट होंगी यहां पर। फिक्स्ड यानी हम यहां पर लिमिटेड भी कह सकते हैं, लिमिटेड प्रॉफिट होती थी। ठीक है। और क्या प्रॉब्लम होता था भैया? कोई ब्रांचेज नहीं होते थे, नो ब्रांचेज। किसी भी बिजनेस के कोई नए ब्रांचेज नहीं आप ओपन कर सकते थे।
अगर करते भी हैं तो इंप्लॉइज के भरोसे करते थे, तो इंप्लॉइज का कौन भरोसा, आज है कल नहीं भी रह सकता है। तो उस कंडीशन में बिजनेस को क्षति पहुंचेगी ना, नुकसान होगा ना जी, बिजनेस के प्रॉफिट पर इंपैक्ट पड़ेगा ना। तो चीजें बहुत सारी कमियां थी, जिस कमियों को, और सबसे बड़ा कमी एक और था, लिमिटेड कैपिटल थी। क्या था? लिमिटेड कैपिटल थी। अब बताओ जरा कि एक बंदा ही बिजनेस में है, मात्र एक बंदा बिजनेस में है, तो कितना पैसा लगाएगा, कितना ज्यादा उसके पास पैसा हो सकता है? इतना तो नहीं हो सकता है कि पूरा एरिया कवर कर ले और पूरे लार्ज डिमांड को फुलफिल कर दे, इतना तो संभव नहीं है भैया। कितना भी बड़ा आदमी आप रहोगे तो थोड़ा बहुत ही कैपिटल आप लगा पाओगे जितने आपकी क्षमताएं हैं। लेकिन चूंकि अगर आपको क्षमता से बाहर काम करना है, बड़े डिमांड को फुलफिल करना है, तो उसके लिए कैपिटल भी क्या चाहिए? बड़ा चाहिए, जो संभव नहीं था कि एक व्यक्ति से वो पूरा किया जा सके। उसके लिए और भी व्यक्तियों की जरूरत पड़ती थी, जिसे के कारण ही एक नए बिजनेस का फॉर्मेशन किया गया, जिसका नाम हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि क्या रखे हम लोग भैया? पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप बिजनेस का स्टडी हम लोग करेंगे आज। इन्हीं सारे जितने भी आप सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिमिटेशन आप देख रहे हैं, इसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम लोग नए बिजनेस की तरफ चले हैं, जिसका नाम हम लोग पार्टनरशिप रखे हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, शुरुआत अभी कर रहे हैं हम लोग पार्टनरशिप के बारे में। तो सबसे पहला चीज समझिए कि ये जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो आप अभी तक पढ़ रहे थे बाबू, इसमें एक ये भी लिमिटेशन था कि इसके कोई एक्ट नहीं थे, कोई नो एक्ट आर प्रेस्क्राइब्ड, नो एक्ट आर प्रेस्क्राइब्ड, किसी तरीके के कोई इसके एक्ट नहीं थे, कोई कानून से इनको सहारा नहीं मिला था, किसी तरह का कोई अपना सेपरेट इसका एक्ट नहीं था। जो बिजनेस का नॉर्मल बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवा के वर्क करती है, वैसे ही आप वर्क कर सकते हैं, उसके लिए कोई आपका अलग से किसी तरह का कानून नहीं बना था। इसके कारण भी बिजनेस में प्रॉब्लम होता था। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग जो बिजनेस को लाए, उसके लिए एक सेपरेट एक्ट भी हम लोगों ने बनाया। उस सेपरेट एक्ट का नाम जो था वो क्या रखा गया भैया? क्या रखा गया? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक नया बिजनेस जिसका शुरुआत हम लोग अभी करने जा रहे हैं पार्टनरशिप के रूप में, वो किस एक्ट के अनुसार चलता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार चलता है। लेकिन सवाल यह है कि भैया पार्टनरशिप का जब हम शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या इसके शुरुआत से ये सारी कमियां दूर हो जाएंगी? क्या पार्टनरशिप में इन सारी कमियों को दूर कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल कर सकते हैं। पहला देख लीजिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी कह रहा है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी अगर सोल ट्रेडिंग कंसर्न में था, तो ये तो पार्टनरशिप में भी है अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में भी है ना जी अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन इसी पार्टनरशिप में एक और पार्टनरशिप का आप स्टडी करेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसका भी स्टडी आज हम लोग करेंगे। एक और बिजनेस का स्टडी करेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में स्टडी करेंगे, जहां पर पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या था? लिमिटेड था, फिक्स्ड था, तय कर दिया जा चुका था, उसके बाहर उसको जवाबदेही नहीं था। तो ठीक है, अच्छी बात है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी होता है, अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए एक सेपरेट पार्टनरशिप ने भी वर्क करा है, जिसका नाम था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देन फिर उसके बाद हैवी रिस्क। तो हैवी रिस्क तो भैया सोल प्रोप्राइटरशिप में जब बंदा एक काम कर रहा है तो रिस्क भी सारा उसी का होगा। लेकिन जैसे ही हम पार्टनरशिप में आएंगे, जैसे ही हम 2 या 4 व्यक्तियों के बीच में आ जाएंगे, तो वहां रिस्क भी क्या हो जाएगा? बट जाएगा, तो थोड़ा कम हो जाएगा, सबके बीच से भार कम हो जाएगा। फिर देन उसके बाद लिमिटेड मैनेजमेंट था, केवल एक ही लोग मैनेज कर रहे थे उसको, क्योंकि पैसा कितने लोगों का लगा था? 1 लोगों का लगा था। वो अच्छी बात है कि मैनेजर रख करके भी हम बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो बंदा खुद का पैसा अगर लगाया हो, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से बिजनेस को मैनेज कर सकता है। तो इसीलिए जो सोल प्रोप्राइटरशिप था, उसको मैनेज करने वाले भी लोग कितने थे? 1 थे। लेकिन चूंकि अगर आप पार्टनरशिप में जाओगे, तो वहां मिनिमम 2
और मैक्सिमम 50 लोग थे मैनेज करने वाले। अगर आप चाहें तो किसी भी एक पार्टनर को आप उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते थे मैनेज करने के लिए। तो ये भी आपका वहां से हो जाएगा। फिक्स्ड प्रॉफिट, देखो भैया सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी आप वर्क कर रहे हो उसका तो एक प्रॉफिट तय कर दिया गया है, जितना आप कैपिटल लगाओगे उसी के अनुसार प्रॉफिट कमाओगे ना। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में वर्क करोगे तो वहां कैपिटल भी थोड़ा ज्यादा होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप से तो ज्यादा ही होगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप से अगर कैपिटल ज्यादा होंगी तो प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होगा। तो यहां प्रॉफिट सोल प्रोप्राइटरशिप के तुलना में तो जरूर ज्यादा होगा ना। जो एक बंदा ने पैसा लगा करके बिजनेस से प्रॉफिट अर्न किया है और वहां 3-4 लोग मिलकर के जहां बिजनेस करके प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा लोगों से ज्यादा अर्न करेंगे। देन नो ब्रांचेस सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर ब्रांचेस ओपन करना चाहता था तो उसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना पड़ता था जिस पर भरोसा 100% हो, जिस पर भरोसा अपने जैसा हो, फैमिलियर टाइप का हो। यानी ऐसा बंदा होना चाहिए था जो बिजनेस के लिए सोचे, बिजनेस को अपना माने, है ना। और ऐसे व्यक्तियों का मिलना बहुत मुश्किल था। इस कारण से भी लोग क्या कर लिए, आपस में जुड़ करके बिजनेस को स्टार्ट कर लिए कि अगर आप गलत करोगे तो केवल मेरे साथ ही गलत नहीं होगा, बाकी अन्य पार्टनर के साथ भी गलत होगा, आपके साथ भी होगा तो दूसरे के साथ भी होगा। इसलिए पार्टनरशिप में लोगों ने यह बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। क्योंकि यहां पर ब्रांचेस हम लोग चाहें तो दूसरा ब्रांचेस भी ओपन कर सकते हैं ना। फिर देन लिमिटेड जो कैपिटल होता था, केवल एक पर्सन ही कैपिटल लगा सकता था सोल प्रोप्राइटरशिप में। अगर आप पार्टनरशिप में आते हैं तो यहां पर सारे जितने भी पार्टनर हैं सब लोग लगाएंगे पैसे को। तो जितने भी लोग पैसे लगाएंगे तो सोचो, जब जितने भी लोग लगाएंगे तो उसका कैपिटल पहले से क्या हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग होगी, ज्यादा कैपेसिटी बढ़ेगा, बिजनेस का बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा। तो ये सारी चीजों की कमियों को दूर करने के लिए जो फर्म हम लोगों ने फॉर्म किया है, नए बिजनेस की तरफ हम लोग गए हैं जिसका नाम रखा गया है पार्टनरशिप। और ये पार्टनरशिप बिजनेस इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसका एक अपना सेपरेट एक्ट भी है ना जी। एक सेपरेट एक्ट भी पास है इंडियन पार्लियामेंट से, जो कब पास हुआ था, 1932 में। किस नाम से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नाम से। और इसी एक्ट के अनुसार हम लोग इस बिजनेस को चलाते हैं। जो भी एक्ट रूल रेगुलेशन बनाई है उसका सारे पार्टनर्स मिलकर फॉलो करते हैं, मानते हैं, है ना। और ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार ही हम लोग ये भी तय करते हैं कि पार्टनरशिप आखिर किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन भी क्लियर होना चाहिए आपको कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं। पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन करोगे आप, तो देखो भैया इसका डेफिनेशन हम नहीं देंगे, खुद एक्ट ने ही दिया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने ही दिया है, जो 1932 में ही आपको डिफाइन कर दिया था। और डिफाइन कहां किया है, सेक्शन 4 में। इस एक्ट के किस में, सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं। किसे कहते हैं भैया पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन between the person who have agreed to share the profit of the business, agreed to share the profit of the business which was carried on by all or any of them acting for all। देखो भैया ये कंप्लीट डेफिनेशन दिए गए हैं हमारा
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में। अब ये डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा कि भैया इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, तो बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि यहीं से हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। सबसे पहला चीज क्या कहा गया है डेफिनेशन में कि पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है। क्या है भैया, एक रिलेशन है किसके बीच में, बिटवीन द पर्सन के बीच में। किसके बीच में, बिटवीन द पर्सन के बीच में, जो किस लिए किया गया है, किस लिए किया गया है, एग्रीड किया गया है प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। किसके लिए, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। किस प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, किसके प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, तो बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। किसके प्रॉफिट को, बिजनेस के प्रॉफिट को। ऐसे प्रॉफिट नहीं जो इंडिविजुअली हम लोगों ने अर्न करा है, जो चलते फिरते हम लोगों ने अर्न कर लिया है। चलते फिरते प्रॉफिट और रेगुलर बेसिस के प्रॉफिट में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप कोई एकाएक से काम में पैसा कमा लेते हैं और बांट लेते हैं एक दूसरे के साथ, वो पार्टनरशिप नहीं कही जा सकती। पार्टनरशिप वो कही जा सकती है जो आपने रेगुलर बेसिस पर करा है, जो आपका बिजनेस का पार्ट है, जो आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं, कंटिन्यू आपका वो वर्क है। समझ गए बात को। तो जो कंटिन्यूअस प्रोसेस वर्क करके जो आप अर्न करते हैं, उसको यहां क्या कर लेना है, शेयर कर लेना है, प्रॉफिट को बांट लेना है पार्टनर्स के बीच में। और इसमें एक ये भी आपको पॉइंट कह रहा है कि बिजनेस जो आपने चलाया है वो कौन चलाएगा भैया, या तो कोई एक पार्टनर चला सकता है सभी में से, और नहीं तो सभी के सभी भी इस बिजनेस को चला सकते हैं, किसी को कोई मनाही नहीं। तो ये हमारा कंप्लीट डेफिनेशन हो रहा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अनुसार। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है जो पर्सन के बीच में होते हैं, जो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए किए गए हैं, बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। और यह बिजनेस या तो सभी लोग चलाएं और नहीं तो सभी में से कोई एक भी चला सकता है। यह कंप्लीट डेफिनेशन था। इसी के उपरांत हम लोग इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखेंगे कि आखिर पार्टनरशिप के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या इसके फीचर्स होते हैं। तो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी क्या फीचर है, कैसे पहचान करेंगे कि कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप का है भैया, कैसे पता चले कि कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप का है, बताओ जरा, क्या क्या पहचान करने के तरीके हैं। एक सिंपल पार्टनरशिप, एक सिंपल बिजनेस और एक पार्टनरशिप के बीच में क्या अंतर होनी चाहिए, कैसे पता चले कि वो पार्टनरशिप का बिजनेस है। सबसे पहला चीज कि भैया 2 या उससे अधिक पर्सन होने चाहिए, 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन, या तो 2 और नहीं तो 2 से ज्यादा पर्सन भी पार्टनरशिप में हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ज्यादा तो कितना ज्यादा, ज्यादा तो कितना ज्यादा। अगर मिनिमम की अगर हम बात करें तो कितना मिनिमम, और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो कितना मैक्सिमम। तो भैया खुद ही बोल रहा है कि 2 होने चाहिए मैक्सिमम। पार्टनरशिप के लिए तो 2 व्यक्ति चाहिए ही चाहिए ना जी। लेकिन मैक्सिमम का क्या है, मैक्सिमम में कितने होने चाहिए, मैक्सिमम में होने चाहिए 50 पार्टनर। कितने पार्टनर बाबू, 50 पार्टनर। तो ये 50 पार्टनर जो हमने अभी कहा कि मैक्सिमम 50 लोग होने चाहिए, ये 50 लोग कौन बोला, किसने कहा कि 50 लोग ही रहने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कौन ऐसा बोला है कि भैया 50 लोगों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कहने वाला है कौन, इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। किसने कहा है भैया, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ने यह कहा है कि एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, 50 पार्टनर हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो अच्छा मन में तो ये चल रहा होगा कि सर हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप और बता रहा है कौन सा एक्ट, कंपनीज एक्ट, ऐसे हो सकता है सर। भैया पढ़ रहे हैं जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो भैया इसमें पाबंदी लगाने वाला इंडियन कंपनीज एक्ट कौन होता है,
देखो भैया ऐसा है कि अगर पार्टनरशिप को अगर बोला जाएगा कि आप मैक्सिमम पार्टनर फिक्स कीजिए, तो वो लिमिट थोड़ी रखेगा। क्यों लोग चाहेगा कि मेरे पास कम से कम व्यक्ति हो? सब लोग यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति हो, लेकिन आपके ज्यादा होने से दूसरे बिजनेस को नुकसान हो जाएगा ना, अगले बिजनेस को नुकसान हो जाएगा ना। और अगला बिजनेस पार्टनरशिप के बाद किसका नंबर आता है? कंपनीज का। उससे बड़े लेवल पर कौन बिजनेस होता है? कंपनी का ही होता है। कंपनी ही वर्क करती है पार्टनरशिप से बड़े लेवल पर। तो पार्टनरशिप ने ही एक्ट में यह डिसाइड कर दिया था कि भैया आप पार्टनरशिप करो, मैं रोकूंगा नहीं। आप कैपिटल लगाओ, मैं ये भी नहीं रोकूंगा। आप वर्क भी करो, मैं ये भी नहीं रोकूंगा। लेकिन चूंकि हमारा भी कुछ पाबंदी है, हमारे में भी कुछ पर्सन है, तो कुछ पर्सन आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा? लिमिट करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा कि आप कितने लोगों तक को रख सकते हो। तो मैक्सिमम 50 लोग से ज्यादा आपके बिजनेस में नहीं होने चाहिए। ये इंडियन कंपनीज एक्ट में रखा है। और इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि भैया किसी भी बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम 50, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरा और क्या होना चाहिए भैया? दूसरा एक एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबूलक? दूसरा एक एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी एक समझौता होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भैया? आखिर बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस में एक लोग नहीं है ना जी, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 लोग है ना। तो कैसे पता चलेगा कि किस पार्टनर का क्या राइट है, क्या लिमिटेशन, क्या लायबिलिटी है? कैसे पता चलेगा किस पार्टनर को कितना हक मिला है? ये कहीं लिखा हुआ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसका फिक्सेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसी फिक्सेशन के लिए एक एग्रीमेंट तैयार करी जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि पार्टनरशिप के लिए दूसरा महत्वपूर्ण चीज क्या है? एग्रीमेंट है। और ये एग्रीमेंट भी कितने प्रकार से करी जाएंगी? कितने प्रकार से करी जाएंगी भैया? ये भी 2 प्रकार से करी जाएंगी। एग्रीमेंट भी 2 प्रकार से आप कर सकते हैं, एक ओरल और दूसरा रिटेन। एक ओरल और दूसरा रिटेन। अब ये ओरल जो एग्रीमेंट है, नोट इनफोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, नोट इनफोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है, यानी कानून में इसका कोई लीगल राइट नहीं है। मुंह से बोला हुआ वचन पर कोर्ट भरोसा नहीं करता, इसीलिए इसको कोई लीगल राइट नहीं है कि ओरल को आप चेंज करवा सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ से। वो कोर्ट ऑफ लॉ से चेंज नहीं होगा। वो बस आप अपने लिए बना लिए हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि कोर्ट ऑफ लॉ तक वो बात जाती है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती, वो फिर ऐसा ही फैसला निकालना पड़ेगा। और दूसरा कि एग्रीमेंट किस में होने चाहिए? रिटन भी होने चाहिए। तो रिटन में अगर ये होगा तो ये इनफोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ होगा। क्या होगा भैया? इनफोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ होगा, यानी कानून के नजरिए में ये वैध होगा, वैलिड होगा। होगा ना जी? वैलिड होगा ना? वैलिड होगा ना? और ये वैलिड होने के कारण, इसी कारण से इसको हम लोग पार्टनरशिप डीड का भी दर्जा दे देते हैं। किसका? पार्टनरशिप डीड का भी दर्जा दे देते हैं। यानी पार्टनरशिप के बीच में हुए समझौते को ही पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, जिसको हम लोग एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट भी 2 प्रकार से तैयार किए जाएंगे, ओरल और रिटन। ओरल का कोई वो नहीं है, लीगल एविडेंस नहीं है, कोई इनफोर्सिबल नहीं है वो कोर्ट ऑफ लॉ में। और दूसरा रिटन है, वैल्यूएबल है, कोर्ट ऑफ लॉ में चेंजेबल है, वैलिड है, इसलिए हम इसको पार्टनरशिप डीड भी कह सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ी जरूरी चीज कि भैया एक पार्टनरशिप के लिए और क्या होना चाहिए? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस तीसरा जो सबसे बड़ा जरूरी चीज है पार्टनरशिप के लिए, वो होना चाहिए एक बिजनेस। एक बिजनेस होनी चाहिए। अच्छा सोचो कि अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो और पार्टनरशिप कोई बिजनेस नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं, किसी भी मतलब नॉर्मल कामों के लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो क्या वो पार्टनरशिप मानी जाएंगी? क्या बिना एक काम के लिए अगर कोई आपने साथ हुआ है, किसी के लोगों के साथ हुए हैं, क्या वो पार्टनरशिप मानी जाएगी?
सोचो, अगर मैं एक एग्जांपल बताता हूं, किसी का एक जमीन है जो दो लोग मिलकर बेच देते हैं, तो क्या ये पार्टनरशिप मानी जाएगी? क्या ये पार्टनरशिप मानी जाएगी? वो महज एक इत्तेफाक था भैया, जो आपने वो वर्क करा, वो एक समझौता था, मानते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं था, वो एक पार्टिकुलर काम के लिए था, वो वन टाइम के लिए था। और वन टाइम में चीजें जो होती हैं वो कभी भी पार्टनरशिप नहीं मानी जाती। एक कामों के लिए अगर आप कोई एग्रीमेंट समझौता किए हैं, साथ में हुए हैं, तो वो पार्टनरशिप मानी जाएंगी। पार्टनरशिप के लिए क्या होना चाहिए? एक बिजनेस होना चाहिए। यानी अब समझो उसी एग्जांपल से कि अभी आप किसी एक बंदे का जमीन बेचवा दिए चलते फिरते, तो वो पार्टनरशिप नहीं मानी गई थी, लेकिन आप उसका ऑफिस ही खोल रखे हैं जमीन खरीदने और बेचने का, तभी आपके लिए क्या है भैया? तब ये पार्टनरशिप है, तब ये बिजनेस है, माना जाएगा ना? हाँ भैया, दो लोग साथ में थे, दो लोग मिलकर के ही जमीन को खरीदने और बेचने का काम कर रहे थे, तो ये तो रेगुलर बेसिस पर हो रहा है ना, कंटिन्यू हो रहा है ना। तो तीसरा जरूरी चीज है बिजनेस पार्टनरशिप के लिए क्या होना? बिजनेस होना। क्या होना? बिजनेस होना। वो भी कैसा बिजनेस होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भैया? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। देन फोर्थ नंबर और क्या होना चाहिए भैया लॉफुल बिजनेस के बाद? शेयरिंग प्रॉफिट मोटिव, सॉरी, तो इसी में लॉफुल बिजनेस के बगल में ही लिख लो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, ऐसे लिख लो, एंड प्रॉफिट मोटिव। अब देखो भैया, हमने अभी बताया था कि बिजनेस तो होना ही चाहिए, लेकिन उस बिजनेस का मोटिव भी क्या होना चाहिए? प्रॉफिट का होना चाहिए। सर्विस मोटिव नहीं होना चाहिए। अगर सर्विस मोटिव है तो वो फिर एनजीओ बन जाएगा, फिर वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। समझ गए बात को? तो यहां पर बिजनेस के साथ साथ उसका एक प्रॉफिट मोटिव भी होना चाहिए। देन पांचवा नंबर, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, तो जैसे आप अपने बिजनेस में लाभ कमा रहे थे, वैसे उस लाभ को आपको क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा एक दूसरे पार्टनर के साथ, और वो रेशियो आपस में आप लोग तय कर लेंगे कि किस रेशियो में बांटा जाएगा, है ना? वो आप लोगों का पर्सनल मैटर था। हाँ, वो बाद की चीजें हैं कि लिखा है या नहीं लिखा है, वो तो बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन चूंकि आप पार्टनरशिप में हैं, साथ में वर्क कर रहे हैं, साथ में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो साथ में ही आपको बांटना पड़ेगा। और बांटने के लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए कि हम लोग प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे, किस रेशियो में शेयर करेंगे, कौन कितना भाग लेगा लाभ का, ये आपको डिसाइड पहले ही कर लेना चाहिए। ठीक है? तो प्रॉफिट शेयरिंग भी होना चाहिए। उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, यानी ये पार्टनरशिप में जो रिलेशन होता है ना बाबू, व्यक्तियों के बीच में, पर्सन के बीच में, वो कैसे रिलेशन होते हैं? प्रिंसिपल और एजेंट के होते हैं। अब ये प्रिंसिपल कौन और एजेंट कौन? प्रिंसिपल कौन और एजेंट कौन? एज फॉर एग्जांपल, 3 पार्टनर ए, बी और सी, सभी ने पैसा लगाया है, सभी प्रॉफिट ले रहे हैं। अब इसमें किसे हम कहें कि कौन प्रिंसिपल और कौन एजेंट है? तो जो ऑर्डर दे रहा है वो प्रिंसिपल है, और जो उस ऑर्डर को मान रहा है वो एजेंट है। यानी ये ऑर्डर देने वाला ए है, सुनने वाला बी और सी है, तो बी और सी एजेंट हो गया यहां पर, और ए कौन हो गया? प्रिंसिपल हो गया। लेकिन उसी के उपरांत बाद में पता चला कि बी ने क्या किया है? ऑर्डर दिया है, तो सुनेंगे कौन? ए और सी। तो ए और सी अब कौन हो गए? एजेंट हो गए। बाद में पता चला कि उसी मैटर पर सी ने भी कुछ बोला है, तो सुने कौन लोग हैं? ए और बी ने। तो ए और बी यहां क्या हो गया? एजेंट हो गई, और सी कौन हो गया? प्रिंसिपल हो गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो बंदा अगर बोलता है तो बाकी बंदे उसको सुनते हैं, और जो सुनता है तो कोई ना कोई बोलने वाला भी होना चाहिए। यानी यहां इस पार्टनरशिप में बोलने वाले भी होंगे और सुनने वाले भी होंगे। आप ही बोलेंगे और आप भी सुनेंगे भी। आपको अगर बोलने का राइट है
तो आपको सुनना भी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। केवल आप अपना ही ऑर्डर पास नहीं करेंगे, दूसरे पर्सन के भी चीजों को आप सुनेंगे। ठीक है, हाँ बोल। जी नहीं, मैंने बोला तो कि भैया यहां कोई भी बंदा ये डिसाइड खुद नहीं करेगा कि केवल हम बोलेंगे ही नहीं सुन सकते, ऐसा नहीं है। सभी ने पैसे लगाए हैं, सभी का इक्वल राइट है। और इसीलिए मैंने अभी कहा है कि जो बंदा अगर बोलता है तो वो दूसरे बंदे का सुनेगा भी, वो केवल अपना नहीं बोलेगा। और दूसरा बंदा अगर सुन रहा है तो वो बोलने का भी उसको राइट है। इसीलिए जो बोलने वाला है वो प्रिंसिपल और सुनने वाला है वो एजेंट। तो यहां सारे लोग बोलने वाले हैं और सारे लोग सुनने वाले हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो रिलेशन कैसा होना चाहिए भैया? प्रिंसिपल और एजेंट का होना चाहिए। और देन एक और पॉइंट है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी बिजनेस या तो सभी लोग चलाएं और नहीं तो सभी में से कोई एक चलाए। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सभी पार्टनर मिलकर चलाएं और नहीं तो सभी में से कोई एक चलाए। किसी को कोई मना ही नहीं कर सकता। सभी पार्टनर्स ने भैया पैसे लगाए हैं, सबको अधिकार है बिजनेस में आने जाने का। कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। और एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एक पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स का लाइबिलिटी होता है बाबू, वो कितने होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। यानी जहां तक बिजनेस को नुकसान लगेगी वहां तक सारे पार्टनर्स को क्या करने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। कहीं कोई दिक्कत? तो इसी कारण से, इन्हीं अनलिमिटेड के कारण हम लोग भैया जो बिजनेस का अनलिमिटेड लायबिलिटी था, जो पार्टनर्स के अनलिमिटेड लायबिलिटी थे, इस कमियों को दूर करने के लिए एक नए पार्टनरशिप का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं, जिसका नाम हम लोग रखेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसका चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं राइट ऑफ ए पार्टनर का। किस चीज का? राइट ऑफ ए पार्टनर का। एक पार्टनर के फर्म में क्या राइट होते हैं बाबू? राइट ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर्स के क्या राइट होते हैं बिजनेस में? जरा बताओ फटाफट। शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस। शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के लाभ हानि का बांटने का इसको अधिकार है। और क्या अधिकार है भैया? और क्या अधिकार है? राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस। राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस। पार्ट ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस में पार्ट लेने का उसको राइट है। कोई रोक नहीं सकता उसको, मना नहीं कर सकता उसको। और क्या राइट है भैया? और पार्टनर्स को राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है। राइट टू इंस्पेक्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी खाते को भी चेक करने का अधिकार उसको है, कोई मना नहीं कर सकता उसको। और क्या है? राइट टू disallow the admission of a न्यू पार्टनर, यानी ये भी राइट है कि किसी नए पार्टनर को आने पर आप पाबंदी लगा सकते हैं। और क्या राइट है भैया? और क्या राइट है? कंसल्टेड इन द लीगल मैटर। कंसल्टेड in a legal matters to all the
पार्टनर्स, टू ऑल द पार्टनर्स, यानी किसी भी कानूनी मैटर्स में सारे पार्टनर से वो कंसल्ट कर सकता है, ठीक है। और ज्वाइंट ऑनर, एक मिनट, राइट, अरे हाँ, ज्वाइंट ऑनर ऑफ ज्वाइंट ऑनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ये भी राइट है कि जो भी पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी है उस पर वो ज्वाइंटली ऑनर होंगे, जितने भी पार्टनर होंगे। और राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, यानी एक नोटिस देने के बाद, प्रॉपर नोटिस देने के बाद उसको राइट है कि वो फर्म को छोड़कर जा सकता है। और एक और राइट है कि राइट टू रिसीव इंटरेस्ट, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन हिज लोन, यानी पार्टनर्स ने अगर लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट भी रिसीव करने का राइट है, रिसीव इंटरेस्ट करने का भी राइट है पार्टनर्स को, अगर पार्टनर्स ने फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है। कहीं कोई दिक्कत? तो ये सारे पार्टनर्स के राइट थे। देन इसके बाद हम लोग एक नए चीज की बिजनेस के तरफ हम लोग चलेंगे, एक नए पार्टनरशिप का स्टडी करेंगे जिसका नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये क्या है सर, इसमें क्या करना है सर, ये उस पार्टनरशिप से कैसे अलग है सर, दोनों में क्या डिफरेंसेज है सर, ये चर्चा होना चाहिए। तो देखो भैया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी एक पार्टनरशिप ही है, बस अंतर यहाँ ये है कि पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड की जगह लिमिटेड है। द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर, द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज लिमिटेड। पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, फिक्स्ड है, तय कर दिया जा चुका है, उसके बाहर उसे देने की आवश्यकता नहीं है, चाहे उसमें बिजनेस को कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। समझ गए बात को? उसके बाद इसमें एक ये भी चीज आपको देखना पड़ेगा कि इस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए भी क्या कोई एक्ट है सर? हाँ जरूर है सर। वो सिंपल पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार नहीं चलता, इसका एक अपना एक्ट है ना, सेपरेट एक्ट। क्या नाम है भैया? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। देखो भैया, ये इसका एक अपना सेपरेट एक्ट है जिसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, और क्या क्या है, और क्या इसका है, और इसमें क्या क्या चीजें देखेंगे, तो और हम लोग ये देखेंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में हम लोग एक परपेचुअल ससेशन भी होता है। इट शैल हैव perpetual cessation। It shall have perpetual cessation। इसका मतलब क्या होता है सर? perpetual cessation means क्या होता है? perpetual cessation means ये होता है कि किसी भी पार्टनर्स के आने और जाने पर इस बिजनेस पर किसी तरीके का कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। जबकि सिंपल पार्टनरशिप में था, अगर कोई पार्टनर डेथ कर जा रहा था तो उसके कारण फर्म ऑटोमेटिक क्या हो रही थी, बंद हो जा रहा था। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होगा। किसी के आने से और किसी भी पार्टनर्स के जाने से इस पर कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है।
कोई दिक्कत? अगला नंबर, एनी चेंज इन द पार्टनरशिप, एनी चेंज इन द पार्टनरशिप of LLP shall not affect the right and liability of a partner, the right and liability of a partner। यानी एक LLP में किसी भी पार्टनरशिप के चेंज होने से, यानी किसी के आने से या किसी के जाने से उसके राइट और लायबिलिटीज में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा, वो जो था वही रहेगा। कोई दिक्कत? सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी LLP जो है वो अपने मेंबर से क्या है? सेपरेट है, अलग है। मेंबर अगर आती भी है तो भी पार्टनरशिप चलेगा, अगर जाती भी है तो भी चलेगा, एक भी है तो भी चलेगा, 50 भी है तो भी चलेगा, अनलिमिटेड लोग भी है तो भी चलेगा। समझ गए बात को? यानी ये LLP जो पार्टनरशिप आप देख रहे हैं जिसमें पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। उसके बाद इसका अपना एक्ट है, इसका परपेचुअल ससेशन है, यानी ये कभी बंद होने वाला नहीं है। अगर किसी भी तरीके का पार्टनरशिप में चेंज होगा तो पार्टनर्स के राइट और लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं होगा, और ये अपने मेंबर से क्या होता है? सेपरेट होता है, अलग होता है। कोई दिक्कत? दिक्कत? और ये बॉडी कॉरपोरेट को भी पार्टनरशिप में सम्मिलित कर सकता है। ठीक है? LLP is a body corporate and incorporated under this act, यानी LLP जो है भैया वो एक बॉडी कॉरपोरेट है, यानी अपने नाम से भी काम कर सकता है, फर्म को भी पार्टनरशिप में रख सकता है, और इसका अपना सेपरेट एक्ट है जिसका किसी भी पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। जो नाम हमने स्थिर कर लिया है, फिक्स कर लिया है, तो किसी भी पार्टनर्स के आने से ना वो चेंज होगा, ना किसी भी पार्टनर्स के जाने से वो चेंज होगा, वो फिक्स्ड है। समझ गया बात को? अब देखना यह है कि सर सिंपल पार्टनरशिप और LLP के बीच में क्या अंतर है? सिंपल पार्टनरशिप और LLP के बीच में क्या अंतर है? तो कुछ माइनर हम अंतर आपको बता देते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है? एक साइड में हम सिंपल पार्टनरशिप को रखते हैं, ठीक है, सिंपल पार्टनरशिप को रखते हैं, जबकि दूसरे साइड में LLP को हम रखते हैं। ठीक है? तो पहला नंबर अगर हम देखें कि सिंपल पार्टनरशिप का कौन सा एक्ट है भैया, हम सिंपल एक्ट की ही बात करते हैं। तो पहला इसका तो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इसका क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। पहला अंतर तो यही है, दोनों के एक्ट में अंतर है। नंबर ऑफ पार्टनर्स भी देख लीजिए जरा, नंबर ऑफ पार्टनर्स भी देख लीजिए जरा, इसमें मिनिमम कितने हैं बाबू और मैक्सिमम कितने हैं? मैक्सिमम कितने हैं? मैक्सिमम 50 हैं। कहीं कोई दिक्कत? और इसमें मिनिमम कितने हैं और मैक्सिमम कितने हैं? मैक्सिमम कितने हैं? हाँ, हो सकता है, लेकिन चूंकि अपना एक्ट है ना इसका बाबू, इस एक्ट के रजिस्टर्ड है, तो फिर कंपनी कैसे बन जाएगा? कंपनी के लिए सेपरेट एक्ट है ना,
इंडियन कंपनीज एक्ट है और पार्टनरशिप के लिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है। समझ गया बात को? कंपनी शेयर इशू करती है, ये शेयर इशू नहीं कर सकता। अंतर जरूर होगा, क्यों नहीं होगा? अगला नंबर लाइबिलिटी, अगला नंबर लाइबिलिटी, इसमें अनलिमिटेड होते हैं। सिंपल पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है बाबू? अनलिमिटेड, जबकि इसमें क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। और क्या अंतर है? और क्या अंतर है जरा बताइए? परपेचुअल ससेशन, परपेचुअल ससेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी कौन चलता है? पीढ़ी दर पीढ़ी कौन चलता है? परपेचुअल ससेशन किसके अंदर में होते हैं? एलएलपी के अंदर में, सिंपल पार्टनरशिप में नहीं होते। और सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, कौन अपने पार्टनर से अलग होता है? कौन अपने पार्टनर से अलग होता है? सेपरेट, क्या पार्टनरशिप में पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग है? नहीं है, ये दोनों लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एक है। अगर पार्टनर्स गलत करेगा फर्म ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, कुछ भी अगर गलत करता है तो, और अगर फर्म गलत करेगी तो पार्टनरशिप समाप्त हो जाएगा। जबकि एलएलपी में ऐसा सेपरेट लीगल एंटिटी किसका है? एलएलपी का है। इसका अपना, ये अपना नाम से भी ये वर्क करता है, इसके पार्टनर्स के आने जाने से कोई असर नहीं पड़ता। अगला नंबर रजिस्ट्रेशन, अगला नंबर रजिस्ट्रेशन किसका कंपलसरी है? इसका सिंपल पार्टनरशिप का वॉलेंट्री है, करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं। और इसका भैया कंपलसरी है, करवाना ही करवाना है। और रजिस्ट्रेशन के बाद क्रिएशन, कैसे क्रिएशन किया जाता है इसका? सिंपल पार्टनरशिप का एज पर एग्रीमेंट, एज पर, आपस में समझौता कर लीजिए, बस शुरुआत कर सकते हैं। और इसका एज पर लॉ, एज पर लॉ, बिना कानून के सहमति के हम एलएलपी का शुरुआत नहीं कर सकते। और ऑनरशिप ऑफ एसेट्स, ऑनरशिप ऑफ एसेट्स, पॉइंट तो बचा नहीं। चलो अगला नंबर क्या बता रहे थे भैया कि नेक्स्ट पॉइंट क्या था? क्रिएशन के बाद बॉडी कॉर्पोरेट, कौन अपने थ्रू काम करता है भैया? बॉडी कौन बॉडी कॉर्पोरेट है? सिंपल पार्टनरशिप नहीं है, जबकि एलएलपी है। नेक्स्ट ऑनरशिप, ऑनरशिप ऑफ एसेट्स, किसमें ऑनरशिप होता है? सिंपल पार्टनरशिप में होता है, जबकि एलएलपी में नहीं होता। एलएलपी में एसेट्स पर ऑनरशिप किसका होता है? फर्म का होता है। किसका होता है? फर्म का होता है, बिजनेस का होता है। कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा काम। ये 9 डिस्टिंक्शन आपके सामने हमने रखा। अब अगले क्लास में हम इसके बाद एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड। क्या है भैया? पार्टनरशिप डीड। यानी हम अभी जो बता रहे थे कि एग्रीमेंट के थ्रू ये पार्टनरशिप वर्क करता है, तो एग्रीमेंट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एग्रीमेंट कैसे बनता है, क्या क्या टॉपिक होते हैं, है ना, वो सारे चर्चा हम आगे क्लास में करेंगे।